हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे भारत की नदियों के बारे में। हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 100 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो परीक्षा से संबंधित हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें अपने अलग अलग वीडियो में, जैसे एक आपको रीजनिंग का वीडियो दिया जा रहा है, एक मैथ का वीडियो चल रहा है आप में, और एक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। हम लोग जो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नदियों के बारे में। इससे पहले मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको भारत की हिमालयी नदियों के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में, सिंधु नदी और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के बारे में एकदम अच्छी तरीके से बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम आगे अपने चैनल में आपको आज ये बताएंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, गंगा हमारे यहाँ बहुत पवित्र और पूजनीय नदी है। उत्तर भारत में इसको बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाता है। इसका अपना अलग महत्व भी है भारत की संस्कृति में। और यह एक बहुत बड़ी नदी भी है जिसमें अन्य सहायक नदियां जुड़ती हैं। तो आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें गंगा नदी के बारे में तो देखिए, गंगा भारत से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश तक जाती है। तो आइए बात करते हैं कि शुरू कहाँ से होती है। तो देखिए, गंगा हिमालय नदी है। और अगर हम इसके शुरुआत की बात करें तो देखिए, यह गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, गंगोत्री हिमनद से शुरू होती है। अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र हो गया, यहां पर भागीरथी नाम की एक धारा निकलती है, और ये एक नदी है मंदाकिनी, और ये एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा जो है, अगर देखा जाए तो अलकनंदा सतोपत हिमनद से निकलती है। देखिए, आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया गया कि अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ पे है, तो अलकनंदा का ओरिजिन सतोपत हिमनद से है। और हम लोग ये देखेंगे कि विभिन्न नदियां मिलती कहाँ पर हैं। देखिए, बाकी वो सब डिटेल में आ जाता है, वो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम्स में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर सिर्फ हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे आरआरबी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर देखेंगे हम लोग पिंडारी नदी वगैरह, ये सब जो डीप का कॉन्सेप्ट है, ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा से मिलती है, और जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी से मिलती है। तो ये भागीरथी से, अगर अलकनंदा नदी का देखा जाए तो ये देवप्रयाग में मिलती है, ये देवप्रयाग में मिलती भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। और अगर हम मंदाकिनी और अलकनंदा की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, और फिर अलकनंदा की सम्मिलित धारा बहती है रुद्रप्रयाग से आगे, और ये जाकर आ रही भागीरथी नदी के धारा में मिलती है, कहाँ, देवप्रयाग में। और उसके बाद ये निकलती हैं और आती हैं किस जगह से, हरिद्वार के निकट। और गंगा नदी जो है वो हरिद्वार के पास आने के बाद समतल यानी मैदानी क्षेत्रों में बहना शुरू कर देती है। अभी तक जो क्षेत्र में बह रही थी वो हिमालय का क्षेत्र था। यहां पर पत्थर और हिमालय के क्षेत्र थे, पत्थर एवं हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, देखिए, ये सतोपत ग्लेशियर जो है लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, यहां से निकलती है, और हरिद्वार में आने के बाद ये प्लेन में बहना शुरू कर देती है। और उसके बाद ये प्लेन से बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, और उत्तर प्रदेश में एंटर करते हुए ये उत्तर प्रदेश से बहकर जाती है बिहार तक, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देखिए, अगर हम देखना चाहें मैप में कि मैप में हमें कहां से कहां तक
गंगा नदी बहते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए गंगा नदी कुछ यहां से निकलती है और फिर ऐसे ये यूपी में बहते हुए ऐसे आती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये हमारी बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और देखिए इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी वो यहाँ तिब्बत से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है 1200 किलोमीटर और उसके बाद नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में घुसती है और उसके बाद आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, यही मैंने आपको बताया था। देखिए यहां पर ये जो धारा है ये है ब्रह्मपुत्र की धारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आकर बांग्लादेश में मिल जाती है। देखिए यहां से एक धारा और गंगा नदी की बहकर निकलती है और ये देखिए जो हमारा कलकत्ता है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हमारा कलकत्ता है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी का नाम है हुगली, हुगली नदी है ये। तो अगर इसके बारे में हम लोग देखें, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण शहरों से होकर गंगा नदी हमारी गुजरती है। तो देखिए अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें, ये तो ओरिजिन की बात हो गई कि कहां से निकलती है। उसके बाद अगर लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई। और उसके बाद देखिए ये हरिद्वार, और हरिद्वार से निकलने के बाद ये कई अन्य शहरों से जाकर मिलती है। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर यूपी के कानपुर में जाकर मिलती है, कानपुर के बाद प्रयागराज में मिलती है, उसके बाद पटना शहर भी इसके किनारे स्थित है। ये सब कुछ प्रमुख शहर हैं जहां से वो होकर बहती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्यों में देखिए सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार, फिर आता है झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। देखिए गंगा नदी झारखंड से भी होकर बहती है। ये यहाँ पर 10 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो ये इन राज्यों से होकर बहती है। तो देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन की दृष्टि से। ये सब क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर टॉपिक, वो सब प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार बार पूछे गए हैं। ये वो सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है, अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले है यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी, और लखनऊ जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती के किनारे, जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल भी है। ठीक है, तो एक गोमती नदी हो गई। दूसरी देखिए एक घाघरा नदी है, एक घाघरा नदी है जो इससे मिलती है। उसके बाद देखिए एक नदी है गंडक जो इससे मिलती है। उसके बाद देखिए
यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी। ये सब इसकी सहायक नदियां। तो अगर सहायक नदियों की मैं बात करूं तो इसमें देखिए गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और एक देखिए रामगंगा, काली गंगा। ये सब कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए एक नदी और है, एक नदी और है, वो है यमुना नदी। देखिए यमुना इसके पैरेलली बहती है और आकर प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, ये यमुना नदी हो गई, ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी का देखिए उद्गम कहां से होता है। अगर यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो ये यमुनोत्री हिमनद से होता है। और अगर यमुना की बात करें हम तो देखिए ये सबसे बड़ी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए गंगा नदी तंत्र में ये सारी बातें आती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा इसकी ऊपर यानी बहने का अगर हम देखें तो बहने की दिशा ये है, पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है। तो ये सारी बाएं हाथ की सहायक नदियां हो जाएंगी, जो इसकी हर गोमती और घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है ये सब इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियां हो जाएंगी। और दाएं हाथ की अगर हम बात करें तो यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना में ही अगर हम देखें तो देखिए एक नदी है जो राजस्थान से निकलती है और जिसको हम लोग कहते हैं, एक नदी है देखिए यहां से निकलती है राजस्थान से, जिसका नाम है बनास नदी। ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। बनास नदी आकर चंबल नदी में मिलती है और चंबल नदी आकर यमुना नदी से मिलती है। तो ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां। यमुना नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 1320 किलोमीटर के करीब है, और अगर चंबल नदी की बात करें तो 960 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और यमुना नदी के किनारे देखिए कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है हमारा, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मथुरा है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और हापुड़ है वो भी बसा हुआ है। तो ये सब कुछ शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये चंबल नदी, बनास नदी निकलती है राजस्थान से और चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी निकलती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नदी है जिसका नाम है सिंध नदी, वो भी यमुना की सहायक नदी है। और उसके बाद एक नदी है बेतवा, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है केन, वो निकलती है और यमुना में मिल जाती है। देखिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें एक आर्टिफिशियल नहर का निर्माण किया जाना है केन और बेतवा में, ताकि अगर केन में पानी ज्यादा हो और बेतवा में पानी कम हो तो इस नहर के जरिए पानी को पहुंचाया जा सके और पानी की समस्या इस बुंदेलखंड के क्षेत्र से दूर की जा सके। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सोन नदी है, एक नदी है जिसका नाम सोन है और वो निकलती है। और ये देखिए भाई ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये सोन नदी हो गई, ये गंगा की सहायक नदी है। और फिर हम देखते हैं एक पुनपुन नदी है जो पटना से पहले, पटना से थोड़ा सा पहले आकर गंगा नदी से मिलती है। तो ये भी, ये अगर देखा जाए तो ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो देखिए ये दोनों गंगा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, इसमें देखिए सोन हो गई और पुनपुन हो गई
और ये जो है ये सारी नदियां ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये तो बात हो गई नदी के तंत्र की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पटना से एक गंगा नदी हमारी आगे निकलती है और पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, और पश्चिम बंगाल में एंटर करते ही गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा जो है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में होकर चली जाती है। अगर आप देखेंगे तो एक धारा यहां से ऐसे निकलती दो धारों में और यहां पर ऐसे विभाजित हो जाती है, और जो कलकत्ता है वो यही हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कलकत्ता जो है इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए ये हुगली के मुहाने से जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसके बाद हमारी गंगा नदी और आगे चलती है, और ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर है। ये बांग्लादेश है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये रहा ढाका हमारा, ये ढाका है और ये हमारी बाउंड्री है। तो देखिए अगर हम बात करें और इस रीजन को अगर हम जूम करें, ठीक है, तो अगर हम इस रीजन को देखें यहां पर तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से पहले यहां पर एक एम्बिशियस भारत का प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं फरक्का बांध। तो ये एक जगह है फरक्का। फरक्का बांध सबसे बड़ा बांध है, लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। तो फरक्का बांध जो है यहीं पर बना हुआ है, और फरक्का बांध से गुजरने के बाद गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो इन दोनों की ये जो सम्मिलित धार है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये पद्मा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये तो हमारी बात हो गई, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारी बात हो गई गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां। तो देखिए अगर गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र की मैं बात करूं तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 8,61,404 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर देखा जाए तो ये लगभग 25% भारत के कुल भूभाग पर बहती है। कुल भूभाग का जल वहन करती है। ठीक है, और अगर देखा जाए इसकी लंबाई के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। और दूसरी बात अगर हम ये देखें कि यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। देखिए इससे पहले मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था कि यह भारत से होकर बहने वाली बड़ी नदी है। देखिए उस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बस थोड़ा सा हिस्सा वो भारत से होकर बहती है। तो अगर कभी सवाल ये पूछा जाए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगर सवाल यह पूछा जाता है कि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ये गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये गंगा नदी के बारे में कुछ विशेष बातें थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो कलकत्ता है तो देख लीजिए कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। देखिए तो 1911 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जाब चरनाक, और इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो ये हो गई गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई सारी बातें। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और अन्य जो नदियां हैं उनके उद्गम स्थान से और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, स्पष्ट तरीके से पूरे नक्शे से जानेंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को बढ़ाएं। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और सर्च कीजिए स्टडी रूफ के बारे में और वहां पर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।